हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज की क्लास में हम सीरीज सेकंड सॉल्व करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो जिनके भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, एमपी एनएचएम का पेपर में भी नेक्स्ट मंथ और इसी मंथ के एंड तक हो जाएगा, जुलाई एंड तक। ओएसएससी का पेपर भी है, सीएचओ का भी अलग अलग जगह पेपर है और झारखंड के लिए भी पेपर होने वाला है। तो सभी जगह के लिए क्वेश्चन हेल्पफुल है, इसीलिए यहाँ पर नाम भी दिया हुआ है ऑल फॉर वन क्लास। तो यहाँ पर सभी एग्ज़ाम्स के लिए सिंगल क्लास के थ्रू भी आप अपनी तैयारी है जो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रिसेंट में सेकंड चैनल भी लॉन्च किया है जिसमें आपको 5 मिनट की क्लास में 5 मिनट के वीडियो में आपके एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन तक सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी वहाँ पर एक ही वीडियो अपडेट किया गया है एमनियोटिक फ्लूइड को लेके, तो जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है आप चाहें तो उसको देख सकते हैं एज यू विश। तो यहाँ पर आज की क्लास को स्टार्ट करने के पहले लास्ट क्लास में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और ऑलमोस्ट सबने आंसर सही दिया है। क्वेश्चन था नो नॉट मी, रिएक्शन ऑफ द पेशेंट सीन इन विच स्टेज ऑफ डेथ। टर्मिनल इल पेशेंट होते हैं, स्टेज ऑफ डेथ मतलब डेथ की कौन सी स्टेज में है जो ये चीज़ वो डिनाई करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं नहीं हो सकता। ऑप्शन में है एक्सेप्टेंस, बार्गनिंग, डिनाइल या फिर एंगर। तो ये कुबलर रॉस थ्योरी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर कुबलर रॉस थ्योरी है जो ग्रीफ के लिए दी गई थी। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यदि पेशेंट कहता है नो नॉट मी, दैट मीन्स कौन सी स्टेज है डेथ की, डिनाइल स्टेज। पेशेंट इस चीज़ को डिनाई कर रहा है। यदि यहाँ पर 5 स्टेज पूछें ग्रीफ की तो फर्स्ट क्या है डिनाइल, दूसरा है एंगर, थर्ड है बार्गनिंग, फोर्थ वन इज डिप्रेशन एंड लास्ट इज एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर आपको यदि स्टेप बाय स्टेप पूछें तो डिनाइल, एंगर, बार्गनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस बताना है। यदि फर्स्ट पूछे स्टेज तो वो डिनाइल, सेकंड वन इज एंगर, थर्ड इज बार्गनिंग। पेशेंट नेगोशिएशन टाइप से करेगा, बार्गनिंग करेगा, डिप्रेशन आएगा एंड वो लास्ट एट लीस्ट पेशेंट क्या कर लेगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या हो गई, कुबलर रॉस की थ्योरी हो गई, ग्रीफ के लिए दी गई थी जो। नेक्स्ट वन इज What is the ideal length of insertion of rectal suppository in an adult? तो यहाँ पर रेक्टल सपोजिटरी किसी एडल्ट को दी जाती है। तो जनरली रेक्टल सपोजिटरी दी जाती है जब भी पेशेंट को कुछ कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो तब दी जाती हैं। तो यहाँ पर फीकल मटेरियल को सॉफ्ट करके बाहर निकालने के लिए भी ये दी जाती है, बच्चों में भी दी जाती हैं। तो यहाँ पर रेक्टल सपोजिटरी यदि दी जा रही, हो सकता कुछ मेडिसिन फॉर्मेट में भी सपोजिटरी दी जा सकती है रेक्टल। तो यहाँ पर रेक्टल सपोजिटरी यदि किसी एडल्ट में दी जा रही है तो कितनी लेंथ तक हमें इंसर्ट करना है। ऑप्शन में 4 इंच बियॉन्ड इंटरनल स्पिंचर, 2 इंच बियॉन्ड इंटरनल स्पिंचर, 10 इंच बियॉन्ड इंटरनल स्पिंचर और 9 इंच बियॉन्ड द इंटरनल स्पिंचर। तो यहाँ पर जब रेक्टल सपोजिटरी एडल्ट में पूछें तो कितना देना है, 4 इंचेस बियॉन्ड द इंटरनल स्पिंचर। यदि यही चीज़ चिल्ड्रंस में पूछें तो 2 इंच बियॉन्ड द इंटरनल स्पिंचर, और यदि इन्फेंसी में पूछें तो 1/2 इंच। इतना इन्फेंट पीरियड में पूछें तो 1/2 इंच, चिल्ड्रन में पूछें तो 2 इंच और एडल्ट में पूछें तो 4 इंच। अब रेक्टल सपोजिटरी अलग अलग शेप साइज की हो सकती हैं, लेकिन मेनली जो रेक्टल सपोजिटरी जैसे कैंडल होती हैं उस टाइप से आती हैं, बट वो छोटे हैं। एक सपोजिटरी इस तरीके से आती हैं, यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप में रहती हैं क्योंकि इंसर्ट करना इजी रहता है। अब कोई भी मेडिसिन भी है जो रेक्टल रूट से सपोजिटरी के फॉर्म में हम इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर रेक्टम को खाली करवाना हो तब भी। लेकिन यदि लेंथ पूछें कि कितने लेंथ तक ही हमें इंसर्ट करनी है तो एडल्ट में 4 इंच, बच्चों में 2 इंच और इन्फेंसी में 1/2 इंच। नेक्स्ट वन इज A client should be seen first by the nurse who is preparing to make rounds। तो यहाँ पर एक नर्स है जो राउंड पर जाती है यदि अपने, तो कौन से क्लाइंट को सबसे पहले देखेगी। A 50-year-old with Cushing disease, a 70-year-old with congestive heart failure, a 42-year-old with resolving pancreatitis, a 2-year-old with hand and foot syndrome। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट आप कौन से पेशेंट को देखेंगे। तो यहाँ पर बात आती है अब कि इमरजेंसी किसके लिए है, तुरंत हमें सडनली किसको चेक करना है, कुशिंग डिसीज़ के पेशेंट को या फिर 70 साल के कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट को या फिर 42 साल का जिसको पैंक्रेटाइटिस ठीक होते जा रहा है उसको, या फिर
हैंड फुट सिंड्रोम वाले 2 साल के बच्चे को। तो यहाँ पर सभी वेट कर सकते हैं, लेकिन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पर्सन ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस पर्सन यदि आप राउंड पर जाते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी 70 ईयर ओल्ड विथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज अ बैक्टीरियल ओरिजिन। तो इनमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होगी? सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस या फिर स्कैबीज। तो यहाँ पर कौन सी है जो कि क्या है, यहाँ पर बैक्टीरियल ओरिजिन है, बैक्टीरिया के थ्रू होगी। तो हेपेटाइटिस बी वायरस से होगा। स्कैबीज ईच माइट इन्फेक्शन है। फिर बचता है यहाँ पर सिफिलिस। तो सिफिलिस ट्रिप्लोमा पैलिडियम के थ्रू, जो कि एक बैक्टीरिया है, उसके थ्रू होने वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होगी। ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस है जो यहाँ पर वेजाइनाइटिस है, एक पैरासाइट ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस के थ्रू होने वाली पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। तो यदि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बैक्टीरियल ओरिजिन के थ्रू पूछी है तो क्या है, सिफिलिस, कॉजेटिव एजेंट क्या है, ट्रिप्नोमा पैलिडियम नाम का बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन इज विच साइट इज यूज्ड टू असेस द स्टेटस ऑफ सर्कुलेशन टू लोअर आर्म्स एंड ऑस्कल्टेट ब्लड प्रेशर। तो कौन सी साइट है जिससे असेस करेंगे हम क्या, सर्कुलेशन लोअर आर्म्स का, और वहीं पर ब्लड प्रेशर भी मेजर करेंगे। एपिकल, ब्रैकियल, टेम्पोरल या फिर एक्सिलरी। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर हम कहाँ पर ऑस्कल्टेट करेंगे, लोअर आर्म्स में सर्कुलेशन भी चेक कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं हम। तो आप कहाँ पर करेंगे, ब्रैकियल। कौन सी साइड पर, ब्रैकियल में। नेक्स्ट है यहाँ पर इन अ हॉस्पिटल देयर आर 4 पेशेंट हु रिक्वायर अटेंशन ऑफ द नर्स। Whom of the following should the nurse attend first। तो यहाँ पर 4 पेशेंट हैं हॉस्पिटल में, तो एक नर्स है जो सबसे पहले किसको अटेंड करेगी। यहाँ पर भी प्रायोरिटी वाइज आपका पॉइंट आता है। ऑप्शन में है यहाँ पर 66 ईयर ओल्ड वेटिंग टू बी डिस्चार्ज, 34 ईयर ओल्ड अस्थमा पेशेंट आस्किंग टू एम्बुलेट, 66 ईयर ओल्ड विथ न्यूमोथोरेक्स कंप्लेनिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, या फिर 21 ईयर ओल्ड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ पेन। तो ऐसे केस में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वाला पेशेंट कौन सा होगा, फर्स्ट आप किसको अटेंड करेंगे, उसके लिए कि वो डिस्चार्ज होने का वेट कर रहा है। दूसरा अस्थमा का पेशेंट है लेकिन वो एम्बुलेट के लिए कह रहा है। थर्ड है न्यूमोथोरेक्स है और साथ में वो कह रहा है कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम हो रही है। लास्ट है यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट पेन कंप्लेन कर रहा है कि उसको दर्द हो रहा है। तो ऐसे केस में आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, तो यदि प्रायोरिटी वाइज की बात करें तो इसमें आते हैं, फर्स्ट आता है एयरवे, सेकंड वन इज सर्कुलेशन। तो यहाँ पर इस तरीके का आपके लिए क्या है जो इसमें आपको चेक करना होगा, तो वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। आप किसकी सबसे पहले जो केयर करेंगे वो सबसे पहले अटेंड करेंगे, तो वो होगा न्यूमोथोरेक्स का पेशेंट जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉन्ट्राइंडिकेट होगा, दैट मीन्स कि हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते ऐसे पेशेंट में। ऑप्शन में कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, हीमोफीलिया, हेमरेज या फिर ब्लीडिंग हेमरॉइड्स। तो टोटली कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा किस केस में ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना, तो हीमोफीलिया, हेमरेज, ब्लीडिंग हेमरॉइड्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी। और एक केस कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं है, इंडिकेटेड केस है, लेकिन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के पेशेंट में है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते। कुछ लिवर डिसीज़ के पेशेंट होंगे जिनमें हम क्या कर सकते हैं, ब्लड को ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कार्डियक फेलियर है, एंजाइना है, एमआई है और सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, या फिर साइनोटिक हार्ट डिसीज़ है, या फिर हाइपरटेंशन की ऐसी प्रॉब्लम है कि जो कंट्रोल में ही नहीं आ रही है। तो ऐसे केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा। या फिर फ्लूइड ओवरलोड की प्रॉब्लम हो रही है तब भी है जो हम क्या कर सकते हैं, ब्लड को ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड रिपोर्टेड द बैक्टीरिया। तो साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने पहली बार बैक्टीरिया को रिपोर्ट किया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, किर्चर, वॉन प्लेंजिस या फिर
फ्रैक्टोरिस। तो कौन है जिन्होंने पहली बार बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करके रिपोर्ट किया था? तो वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट वन इज द डिवीजन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स एंड द एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन देयर नंबर आर इंडिकेटिव ऑफ विच फेज। तो यहाँ पर बैक्टीरियल सेल की डिवीजन के लिए एक फेज वाइज फेज स्टेज होती हैं। कौन सी स्टेज है जिसमें बैक्टीरियल सेल्स का डिवीजन होगा और उनके नंबर्स क्या होंगे? बढ़ेंगे। ऑप्शन में है लॉगरिथमिक फेज, लैग फेज, स्टेशनरी फेज या फिर फेज ऑफ डिक्लाइन। तो यहाँ पर जिस फेज में बैक्टीरियल सेल्स का डिवीजन होगा साथ ही साथ नंबर इंक्रीज होंगे, वो कौन सी फेज है? वो लॉगरिथमिक फेज। ये देखिए यहाँ पर 4 फेज होती हैं जनरली। फर्स्ट इज लैग फेज जिसमें नंबर इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स। तो यहाँ पर लैग फेज में क्या होगा? बैक्टीरियल सेल्स में कोई भी तरीके के नंबर्स है जो इंक्रीज नहीं होंगे। नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स। जो फर्स्ट फेज होगी लैग फेज, लॉगरिथम है लिविंग बैक्टीरियल सेल्स के लिए डिवीजन को लेके। लैग फेज यदि पूछते हैं तो इसमें कोई भी सेल्स के नंबर है जो बैक्टीरियल सेल्स के नहीं बढ़ेंगे। जो लॉगरिथमिक फेज आती है इसमें क्या होगा? लॉग फेज में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स। तो जो लॉगरिथमिक फेज होगी इसमें क्या होगा? बैक्टीरियल सेल्स के नंबर भी बढ़ेंगे डिवीजन होने के बाद। थर्ड स्टेज आती है स्टेशनरी फेज, प्लेट्यू इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स, रेट ऑफ सेल्स डिवीजन एंड डेथ रफली इक्वल। तो यहाँ पर नंबर बढ़ने के साथ साथ जो सेल्स की डेथ है वो दोनों चीज़ें इक्वल होंगी, नंबर बढ़ेंगे भी और डेथ भी होगी। लास्ट आती है डिक्लाइन फेज और डेथ फेज जिसमें लिविंग बैक्टीरिया हैं उनकी सेल्स के नंबर क्या होंगे? धीरे धीरे कम होगी, इसलिए इसका नाम भी क्या दिया गया है? डिक्लाइन फेज। तो यहाँ पर लैग फेज में बैक्टीरिया के नंबर सेल्स हैं जो नहीं बढ़ रही हैं बैक्टीरियल सेल्स। लॉग फेज में डिवीजन होगा, सेल्स नंबर में बढ़ेंगी। स्टेशनरी फेज में बैक्टीरियल सेल्स जितनी नंबर बढ़ेगा उतनी उनकी डेथ भी होगी, इक्वल रहेगा। लास्ट आती है जिसमें ओनली डेथ होगी, बैक्टीरियल सेल्स की जो नंबरिंग है वो क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट वन इज इन द लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर फीटल पोजीशन द हार्ट साउंड इज लोकेटेड एट। यदि फीटस लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर पोजीशन में है, फीटल हार्ट साउंड कहाँ पर लोकेट होगा? ऑप्शन में है मिडिल ऑफ द स्पेन एम्ब्लाइकल लाइन ऑफ सेम साइड, अराउंड द अम्ब्लाइकस, बैक टुवर्ड्स द मदर्स फ्लैंक ऑन द सेम साइड, या फिर बिलो द अम्ब्लाइकस। तो यहाँ पर यदि अम्ब्लाइकस क्या है? ऑक्सीपिट एंटीरियर फीटल पोजीशन में है, लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर फीटल पोजीशन में है, तो हार्ट साउंड कहाँ पर लोकेट होगा? मिडिल ऑफ द स्पाइन अम्ब्लाइकल लाइन एट द सेम साइड। ये क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आते हैं। यदि फीटल नॉर्मल पोजीशन में है तो कहाँ पर आपको हार्ट साउंड है जो उसका लोकेट होगा या फिर सुनाई देगा, या फिर अदर पोजीशन में। तो नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी इज। तो जितनी भी एब्डोमिनल सर्जरी होती हैं जिसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, यूरिनरी रिटेंशन या फिर एटेलेक्टेसिस। जितनी भी एब्डोमिनल सर्जरीज होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन माना जाता है वो होता है एटेलेक्टेसिस। क्या होगा? लंग्स का कोलैप्स होना। जो डायफ्राम है उसके अपर पार्ट में जो डायफ्राम क्या करता है? एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी दोनों को अलग अलग करता है। लेकिन जब भी जनरली जो एब्डोमिनल सर्जरीज होती हैं तो जो एटेलेक्टेसिस है और लंग कोलैप्स की प्रॉब्लम है मोस्ट कॉमनली कंसीडर की जाती है। या तो कॉम्प्लिकेशन भी हम इसको मान सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली देखने को जरूर मिलेगी जब भी एब्डोमिनल सर्जरी होती है। तो इसीलिए लंग्स के लिए भी चेक करके रखा जाता है। तो एटेलेक्टेसिस का मतलब क्या है? लंग्स कोलैप्स या फिर लंग्स का सिकुड़ना। तो या तो एक लोब सिकुड़ सकता है, पूरे लंग्स सिकुड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज एन एयरबॉर्न वायरल इन्फेक्शन। तो इनमें से कौन सा है जो एयरबॉर्न और वायरल इन्फेक्शन है? वूफिंग कफ, स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट, डिप्थीरिया या फिर इन्फ्लुएंजा। तो एयरबॉर्न वायरल इन्फेक्शन यहाँ पर कहा है तो वो क्या? इन्फ्लुएंजा। एयरबॉर्न भी और वायरल भी है।
डिप्थीरिया है जो यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वूफिंग कप पर्ट्यूसिस बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है। इन्फ्लुएंजा H1N1 नाम के बैक्टीरिया से होने वाला वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है। तो यहाँ पर और जो एयरबॉर्न भी है तो वो क्या है, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन। तो इंसुलिन को एडमिनिस्टर करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट कौन सा है? ऑप्शन में इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्राडर्मल। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट की बात की जा रही है इंसुलिन को एडमिनिस्टर करने के लिए, तो वो क्या है, सबक्यूटेनियस। इनके बैच का जब भी इंसुलिन एडमिनिस्टर किया जाता है तो इनके बीच का जो गैप होता है 2 डोज के बीच में, वो आपको ज़रूर एग्जाम में आता है। तो सबक्यूटेनियस रूट में जब भी इंसुलिन दिया जाता है तो एटलीस्ट 2.5 इंच के है जो गैप जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू द न्यू बॉर्न विद इन 12 आवर ऑफ बर्थ। तो इनमें से कौन सी वैक्सीन है डिलीवरी होने के बाद बेबी को, यदि 12 आवर बस हुए हैं डिलीवरी को, बेबी डिलीवर होने के लिए, बेबी को विद इन 12 घंटों के अंदर कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी? रोटा वायरस, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी या फिर रुबेला। तो यहाँ पर जो MMR वैक्सीन है 9 मंथ कंप्लीट करने के बाद दी जाती है। रोटा वायरस दी जाती है 6, 10 एंड 14 वीक्स में। हेपेटाइटिस बी, BCG और ओरल पोलियो वैक्सीन तीनों दी जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर 12 आवर की बात हो रही है, तो विद इन 12 आवर में कौन सी वैक्सीन हम देंगे? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नेक्स्ट बने जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो दी जाती है बच्चे को, यदि बच्चे का वेट 2 kg तक ना हो तब हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं दे सकते। एग्जाम में क्वेश्चन आता है निडल प्रिक इंजरी हुई है हेपेटाइटिस बी के पेशेंट से, तो कितने घंटे के अंदर प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट लेना है? विद इन 72 घंटों के। और हेपेटाइटिस बी है जो यदि बच्चे का वजन एट द टाइम ऑफ बर्थ 2 kg से भी कम है तब हमें इंतजार करना होगा जब तक बच्चे का वजन 2 किलो है जो 2 kg से ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स भी याद रखना है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होगा कि हमें ये चीज़ भी चाहिए वो चीज़ भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए इस तरीके से। कॉन्फ्लिक्ट का टाइप कौन सा नहीं है? ऑप्शन में इंटरपर्सनल, मैनिफेस्ट, इंट्रापर्सनल या फिर इंट्रा ग्रुप। तो कॉन्फ्लिक्ट के जनरली 4 टाइप्स होते हैं और इनमें से जो नहीं है क्या है? मैनिफेस्ट। अब देखिए यहाँ पर जो 4 टाइप हैं वो कौन से? इंटरपर्सनल, इंट्रा ग्रुप, इंटर ग्रुप एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होगा बिटवीन इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन डिफरेंट गोल्स और वैल्यूज़। तो 2 लोगों के बीच में अलग अलग वैल्यू और गोल्स को लेके। दूसरा है इंट्रा ग्रुप, अकर्स विद इन अ ग्रुप और टीम। तो किसी ग्रुप और टीम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना। इंटर ग्रुप अकर्स बिटवीन 2 और मोर टीम्स और ग्रुप्स। तो इंटर ग्रुप का मतलब है 2 या फिर 2 से ज़्यादा टीमें भी हो सकती हैं, पर्सन भी हो सकते हैं। यहाँ पर फिर लास्ट आता है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल, जो कि मैनेजर्स और एम्प्लॉय के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे वो चीज़ें आएंगी यहाँ पर। तो 4 होते हैं लेकिन मैनिफेस्ट है जो टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नेक्स्ट वन इज अ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेंकाई मसल्स अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेंकाई मसल से कहाँ से ओरिजिनेट होंगी? लेटरल एपिनकोडाइल्स ऑफ ह्यूमरस, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला, कोराकोइड्स प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, इनफ्लेग्नोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। बाइसेप्स मसल है, बाइसेप्स मसल से यहाँ कहाँ पर से है जो ओरिजिनेट होंगी, अराइज होंगी? तो वो होगा सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला। कहाँ से? सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला से। नेक्स्ट वन इज चिकनगुनिया स्पीसीज बिलोंग्स टू विच फैमिली। चिकनगुनिया स्पीसीज एक किस फैमिली से बिलोंग करती है? रेवोब्रेडा, फ्लेविब्रेडा, टोगाब्रेडा या फिर गोनियाब्रेडा। चिकनगुनिया क्या है? चिकनगुनिया है जिसमें जनरली रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, जॉइंट्स में फीवर आएगा। और यहाँ पर चिकनगुनिया है तो किस फैमिली से बिलोंग करेगा? टोगाब्रेडा फैमिली से। चिकनगुनिया जो कि मॉस्किटो बाइट से होगी, तो यहाँ पर किस फैमिली से बिलोंग करेगा? इसका जो वायरस होगा वो होगा टोगाब्रेडा फैमिली से। नेक्स्ट वन इज एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज हैव अ बर्थ वेट ऑफ।
तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज कौन से बेबी कहलाएंगे? जिनका बर्थ वेट कितना होगा 3 to 2.5 3000 to 2500 ग्राम, लेस देन 1000 ग्राम, 2500 to 1500 ग्राम, 1000 to 500 ग्राम। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज, तो लो बर्थ में तो आते हैं लेस देन 2.5 kg के, फिर आते हैं वेरी लो बर्थ वेट बेबीज, फिर आफ्टर दैट आते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज। और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बर्थ वेट कितना हो लेस देन 1000 ग्राम, 1 किलो से भी कम वजन हो, बेबीज किस में कंसीडर किए जाते हैं? एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज में। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज कॉज्ड बाय। तो फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन किसके थ्रू होगा? वेजाइनाइटिस के कारण, एंडोमेट्राइटिस के कारण, साल्पिंजाइटिस के कारण या फिर सर्विसाइटिस के कारण। तो फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन होगा साल्पिंजाइटिस के कारण। साल्पिंजाइटिस को फैलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? साल्पिंजाइटिस। नेक्स्ट वन इज मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स द फंक्शन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व। तो आई बॉल्स का मूवमेंट कौन सी क्रेनियल नर्व का काम है? फंक्शन है ऑक्यूलोमोटर, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक या फिर एसेसरी। तो मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स किस क्रेनियल नर्व का फंक्शन है? तो ऑक्यूलोमोटर का। नेक्स्ट वन इज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी लोग यहाँ पर क्लासेस को देख रहे हैं, तो यदि यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन में आया क्रेनियल नर्व, तो यहाँ पर आपको पूरी क्रेनियल नर्व्स हैं जो पढ़ लेनी है, उनके फंक्शन पढ़ लेने हैं। ऐसा नहीं कि ओनली आई बॉल का मूवमेंट पूछे, किसी भी क्रेनियल नर्व का फंक्शन आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ऑक्सीजन थेरेपी नॉट इंडिकेटेड। तो कौन सी कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी? दैट मीन्स हमें बाहर से ऑक्सीजन एडमिनिस्टर नहीं करनी पड़ेगी। पॉइजनिंग, चेस्ट इंजरीज, नॉर्मल अनकॉम्प्लिकेटेड लेबर या फिर ड्राउनिंग। पॉइजनिंग में ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ेगी, चेस्ट इंजरी होगी तब भी जरूरत पड़ेगी। ड्राउनिंग का मतलब डूबना, कोई पेशेंट डूब रहा होगा तो उसको बाहर निकालेंगे तो उसको भी ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन लेबर क्या है? नॉर्मल है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तब हमें ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हियर इज द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज द ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट दैट फॉलोज हेड टू फूड। यहाँ पर क्या हेड टू फूड है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूछे कि ट्रेंड जो हेड टू फूट को फॉलो करता है तो क्या है? सेफेलोकॉइडल। क्या है? सेफेलोकॉइडल। हेड टू फूट, अपर साइड टू लोअर साइड। यदि प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात करें, मिड लाइन टू एक्सट्रीमिटी, दैट मीन सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी से क्या है? आउटर पार्ट की तरफ, हाथों की तरफ जो डेवलपमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमो डिस्टल। हेड टू फूट आता है तो हेड टू फूट का मतलब है सेफेलोकॉइडल। हेड का मतलब क्या है यहाँ पर? सिफेलिक। तो सेफेलोकॉइडल यदि है तो हेड टू फूट। और यदि यहाँ पर बात की जाती है प्रॉक्सिमो डिस्टल की, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब है सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी टू आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी, मिड लाइन टू एक्सट्रीमिटीज। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन इज रूटीनली एडमिनिस्टर्ड टू अ न्यूबॉर्न टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग। तो इनमें से कौन सा इंजेक्शन है न्यूबॉर्न बेबी को रूटीनली एडमिनिस्टर किया जाता है ब्लीडिंग प्रिवेंट करने के लिए? ऑप्शन में है इंजेक्शन विटामिन के, मिथिलीन अर्गोमेट्रिन, सोडा बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम ग्लूकानेट। तो जो इंजेक्शन न्यूबॉर्न बेबी को ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है वो कौन सा है? विटामिन के इंजेक्शन। कौन सा है? विटामिन के इंजेक्शन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वॉल ऑफ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा नहीं है? ऑप्शन में है यहाँ पर एब्सेंट सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, एब्सेंट लिपिड्स, एब्सेंट टेलियोनिक एसिड या फिर थिक सेल वॉल। तो यहाँ पर क्या है जो फीचर नहीं है? वो है यहाँ पर एब्सेंट टेक्योकिक एसिड। क्या है? एब्सेंट टेक्योकिक एसिड, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में नहीं पाया जाता, बाकी ये सभी चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी। नेक्स्ट वन इज with the ordinary stethoscope the fetal heart sound can be detected earliest between which week of pregnancy। यदि ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप की बात की जा रही है तो फीटल हार्ट साउंड कितने वीक की प्रेगनेंसी में सुन सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं? 24 to 26 वीक्स, 6 to 8 वीक्स, 18 to 20 वीक्स या फिर 8 to 10 वीक्स।
तो बिटवीन कितने वीक की प्रेगनेंसी के बीच में, तो यदि एक कोई ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप की बात करें हम, तो 18 से 20 वीक की प्रेगनेंसी में फीटल हार्ट साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ अ न्यूबॉर्न इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर कितना होगा न्यूबॉर्न का? 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, 40 से 42 डिग्री सेल्सियस, 32.5 टू 34 डिग्री सेल्सियस और 36.5 टू 37 पॉइंट डिग्री सेल्सियस। तो एक्सिलरी टेम्परेचर की बात हो रही हो, वो भी नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर न्यूबॉर्न बेबी का कितना होगा? 36.5 टू 37.4 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है न्यूबॉर्न बेबी का। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द डिसऑर्डर ऑफ रिकरेंट पुलिंग आउट वंस ऑन हेयर इज कॉल्ड। तो ऐसा डिसऑर्डर आपको बताना है जिसमें पर्सन अपने खुद के ही बालों को खींच देगा, तो वो कौन सा डिसऑर्डर कहलाएगा? ट्रिक्टोटिलोमेनिया, पायरोमेनिया, रेहिटलोएक्सोमेनिया या फिर क्लेप्टोमेनिया। तो यहाँ पर कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन अपने खुद के बाल है जो खींचेगा? ऑप्शन में है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने खुद के बाल खींचना, बच्चों में जनरली ये चीज़ आपने देखी होगी, तो क्या है? ट्राइकोटिलोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होगा चोरी करना, एक तरीके से किसी की बिना परमिशन के, बिना किसी प्रॉफिट के वहाँ से सामान को चुराना, स्टील करना। बहुत सारे लोगों की हैबिट में होगा, होटल्स में जाते हैं जब क्या करते हैं, वहाँ पर जो भी आपको सामान दिया जाता है, टॉयलेट की एक्सेसरीज दी जाती हैं, ब्रश दिया जाता है, टूथपेस्ट दिया जाता है, आप लोग सब अपना उठा के ले आते हैं, तो वो क्या है? एक तरीके की आपको बीमारी होना भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर वो क्या है? क्लेप्टोमेनिया। खुद के अपने अच्छे बाल खींचना, वो क्या कहलाएगा? ट्राइकोटिलोमेनिया। तो यहाँ पर मेनिया वर्ड दैट मीन्स एक तरीके का क्या है? आपकी मेंटली प्रॉब्लम ही है, लेकिन बच्चों में हम इसको मेंटल प्रॉब्लम नहीं कहेंगे। बच्चों में जनरली जब वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट होते हैं, तब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डायग्नोज प्रेगनेंसी ऑन द डे फर्स्ट ऑफ मिस्ड पीरियड। तो यदि 28 डे की आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है और यदि आपका पीरियड्स आना है आफ्टर 28 डेज के बाद, तो यदि आपकी डेट है मान लीजिए 5 जुलाई और आपका पीरियड 5 जुलाई को नहीं आया है, आपका एक ही दिन बस मिस होता है, जो टेस्ट के थ्रू हम प्रेगनेंसी डायग्नोज कर सकते हैं, तो वो कौन सा टेस्ट होगा? 2 साइड सैंडविच इम्यूनोएसे, डायरेक्ट लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट, एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट या फिर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोएसे एलिजा। तो यहाँ पर एक ही दिन यदि मिस होता है पीरियड का, तो कौन से टेस्ट से हम प्रेगनेंसी डायग्नोज कर सकते हैं? तो वो है 2 साइड सैंडविच इम्यूनोएसे टेस्ट, जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि प्रेग्नेंट है या नहीं। ओनली सिंगल डे बस यदि पीरियड्स मिस रहा है तो। नेक्स्ट वन इज कोल्ड एप्लीकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो कोल्ड एप्लीकेशन का दूसरा नाम क्या है? टेंस, ऑक्यूप्रेशर, क्रायोथेरेपी या फिर फिजियोथेरेपी। तो कोल्ड का मतलब होता है क्रायो। क्या है? क्रायो। कुछ टिश्यूज़ को बाहर निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए जो थेरेपी दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कोल्ड एप्लीकेशन और क्रायोथेरेपी। क्या होगी? क्रायोथेरेपी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स का एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 30 to 35 डेज, 1 to 2 डेज या फिर 25 to 30 डेज और 7 to 12 डेज। तो चिकन पॉक्स का जो पॉजिटिव एजेंट क्या है? वेरिसेला वायरस। यहाँ पर वेरिसेला, जिसमें वेरिसेला चिकन पॉक्स का दूसरा नाम क्या है? वेरिसेला भी, जिसको हम कहेंगे हाईली कंटेजियस डिसीज है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि वेरिसेला आपकी बॉडी में एंटर हो गया, आपकी बॉडी ने जो भी साइन सिम्टम्स होती है वो क्या कहलाएगा यहाँ पर? इंक्यूबेशन पीरियड। और चिकन पॉक्स का कितना होता है? 7 to 12 डेज, 1 week to 2 week भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जो स्कैब का फॉर्मेशन होता है वो भी चिकन पॉक्स के जो ब्लिस्टर फॉर्म होते हैं उन्हीं में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एल्कोहलिज्म। तो यहाँ पर कौन सा है जो यदि लंबे टाइम तक आपने दारू पी, लंबे टाइम तक दारू पी, उसके बाद आपको मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होगा, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? डेलीरियम ट्रेमर्स, कोर्साकॉफ साइकोसिस, डिप्रेशन या फिर पेरोनिया।
तो यहाँ पर वर्निक्स कोर्साकॉफ साइकोसिस नाम हमने पढ़ा है, दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन कोर्साकॉफ साइकोसिस है जो मोस्टली देखने को मिलेगी किसमें, जिस पर्सन ने यदि सडनली क्या कर दिया हो, लोग लॉन्ग टर्म तक, ऐसा नहीं कि 8-10 दिन शराब पिए और उनको कोर्साकॉफ साइकोसिस हो जाए, बट जो लोग लॉन्ग टर्म तक, क्रॉनिक टाइम तक क्या कहेंगे, एल्कोहलिज्म का मतलब है यहाँ पर शराब पिएंगे, दारू पिएंगे, तो उसके बाद जो यहाँ पर डेलीरियम ट्रेमर्स है, विड्रावल सिम्टम है, जब उनकी शराब अचानक से आप छुड़वा देते हैं तो जो उनकी बॉडी रिएक्ट करेगी वो क्या होगा, डेलीरियम ट्रेमर्स। लेकिन यहाँ पर यदि कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए एल्कोहलिज्म की, यदि विड्रावल सिम्टम पूछते हैं एल्कोहलिज्म का तो वो होगा डेलीरियम ट्रेमर्स, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यदि कॉम्प्लिकेशन पूछते हैं मेडिकल कॉम्प्लिकेशन तो एल्कोहलिज्म का वो क्या होगा, कोर्साकॉफ साइकोसिस। अब यहाँ पर जो लोग लंबे टाइम तक क्या करेंगे, शराब पिएंगे, दारू पिएंगे, तो उनमें थियामिन की कमी होगी, और जब थियामिन की कमी होगी तो ब्रेन के जितने भी टिश्यूज होंगे उनमें इस्कीमिया होगी, सेल डेथ देखने को मिलेगी, जिसके कारण वर्निक्स, जिसमें जनरली एक तरीके की क्या है, कन्फ्यूजनल स्टेट है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया देखने को मिलेगा, अटैक्सिया देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट कोर्साकॉफ साइकोसिस आएगा। तो यदि कोर्साकॉफ साइकोसिस आपसे पूछते हैं किसका, या फिर कोर्साकॉफ सिंड्रोम, तो कोर्साकॉफ सिंड्रोम में क्या होगा, एमनेसिया होगा, कन्फेबुलेशन होगा और मेंटली सिम्टम भी देखने को मिलेंगे। तो कोर्साकॉफ साइकोसिस क्रॉनिक एल्कोहलिज्म का कॉम्प्लिकेशन है और डेलीरियम ट्रीमर्स विड्रावल सिम्टम है एल्कोहलिज्म का। यदि कोई लंबे टाइम से शराब पी रहा है, उसकी अचानक से आप शराब छुड़वाते हैं किसी भी मेडिसिन के थ्रू, तो उसकी बॉडी कुछ रिएक्ट करेगी, या फिर आप उसको पीने ही नहीं देंगे तो उसकी बॉडी के जो सिम्टम्स शो होंगे वो क्या कहलाएंगे, विड्रावल सिम्टम्स, और वो क्या होगा, डेलीरियम ट्रिमर्स। लेकिन कॉम्प्लिकेशन पूछते हैं तो कोर्साकॉफ साइकोसिस, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, ये सभी किसके कॉम्प्लिकेशन है, लॉन्ग टर्म तक शराब पीने के, एल्कोहलिज्म के। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी का मतलब है बैक्टीरियाज की स्टडी करना। बैक्टीरियोलॉजी में कौन सी यूनिट है जो मेजरमेंट के लिए यूज़ की जाती है, न्यूटन, जूल, माइक्रोन या फिर पास्कल। जितने भी बैक्टीरिया हैं उनकी साइज या फिर यूनिट हम किस में मापते हैं, तो हम मापते हैं माइक्रोन में। किस में मेज़र करते हैं, माइक्रोन में। नेक्स्ट वन इज दस की ह्यू ऑफ द वेस्टिबुल एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल ड्यू टू लोकल वेस्कुलर कंजेशन, इट इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पर एक क्या है, प्रोबेबल साइन दिए हुए हैं प्रेगनेंसी के, क्या है, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी हैं। तो जिनमें से एक पूछा है यहाँ पर कौन सा, कि जो एंटीरियर वेजाइनल वॉल है, डस्की ह्यू, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, कुछ साइन है जो देखने को मिल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, जिसमें वेजाइनल वॉल कैसी है, डस्की ह्यू। और क्यों है, क्योंकि ज़्यादा वेस्कुलराइजेशन हुआ है ब्लड सप्लाई के कारण। तो ये कौन सा साइन है, ह्यूमन्स, चैडविक, ओसिएंडर या फिर गॉडेल साइन। तो यहाँ पर जो साइन है वो क्या है, चैडविक साइन। कौन सा साइन है, चैडविक साइन, जिसको हम ये भी कह सकते हैं ब्लूइश वेजाइनल टिश्यू। क्या कहेंगे यदि यहाँ पर क्वेश्चन ना हो, यदि ओनली ऐसा है ब्लूइश वेजाइनल टिश्यू, दैट मीन्स चैडविक साइन। सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स पूछते हैं तो क्या है, गॉडेल साइन। सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, तो गॉडेल्स और हैगर्स दोनों एक ही साइन है। बलोटमेंट पूछते हैं जनरली, तो बलोटमेंट में क्या है कि जो कि 16 to 28 वीक में फील होगी या फिर 24 वीक्स में पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट में फील होगी। तो जितने भी यहाँ पर साइन है, गॉडेल्स, चैडविक, हैगर्स, बलोटमेंट, ये सभी ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ये सब कौन से प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी हैं। ये एग्जाम में आपको आते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको बता दिए। बलोटमेंट साइन का मतलब होता है डिटेक्शन ऑफ फीटस फ्लोटिंग इन एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड में फीटस किस तरीके से है जो फ्लोट हो रहा है, तैर रहा है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बलोटमेंट। ब्रैक्सटन हिक्स यदि आपको आता है तो इरेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, पहले से इरेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है। हैगर साइन आते हैं तो सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्रस, और यहाँ पर चैडविक साइन आता है तो चैडविक साइन का मतलब है पर्पलिश कलर ऑफ द सर्विक्स और वेजाइना। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी कन्वर्जन ड्रग। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनमें से कौन सी है जो एंटी कन्वर्जन ड्रग नहीं है। ऑप्शन में है यहाँ पर यूथोक्सिमाइड, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोन या फिर नॉरट्रिप्टेलिन। तो जो मेडिसिन है यहाँ पर कौन सी नहीं है,
तो यहाँ पर यूथोक्सिमाइड, फेनिटोइन और फ्यूनोबार्बिटॉन क्या है, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग हैं। लेकिन जो नहीं है वो क्या है, नॉरट्रिप्टिलिन। नॉरट्रिप्टिलिन है जो कि जनरली मार्केट में पैम्योलर नाम से अवेलेबल होती है और ये डिप्रेशन, न्यूरोपैथिक पेन, ADHD और स्मोकिंग सजेशन और एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि और ये जो मेडिसिन है ये जनरली ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। तो यहाँ पर जो एंटी कन्वल्सेंट नहीं है वो क्या है, नॉरट्रिप्टिलिन। ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जो कि डिप्रेशन, एंजाइटी और ADHD को ट्रीट करने में यूज़ होती है। नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट इनएबिलिटी टू कंसीव फॉर वन और मोर रीजन इम्प्लाइज। तो कंसीव ना कर पाना एक या फिर कुछ और रीजन हो सकते हैं, एक भी प्रेगनेंसी कंसीव ना की हो तो वो क्या कहलाएगा, इम्पोर्टेंस, इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी या फिर स्टेरिलिटी। तो यहाँ पर एक भी बच्चा कंसीव ना कर पाना, इनेबिलिटी टू एब्सोल्यूट इनेबिलिटी मतलब कभी भी कंसीव नहीं किया है, तो ये क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में है ये सभी आपको मिलते जुलते लगेंगे लेकिन ऐसा नहीं है। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है, जनरली इम्पोर्टेंस मैन में देखने को मिलेगी और इसमें कुछ फिजिकल इश्यूज के कारण भी इम्पोर्टेंस हो सकती है। हिंदी में कहें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, नपुंसकता। लेकिन यहाँ पर लॉस ऑफ लिबिडो भी हम टर्म यूज़ कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब होगा कि एक या फिर कुछ अदर रीजन से आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। दो रीजन, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी में ये होगा कि आपने पहले कभी प्रेगनेंसी है जो कंसीव की बात करें तो ऐसी वुमेन जिसने कभी भी कोई भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है, कपल हैज नेवर प्रोड्यूस्ड अ प्रेगनेंसी। सेकेंडरी में प्रीवियसली प्रेग्नेंट हुई है लेकिन एट द टाइम ऑफ अभी रिसेंट में कंसीव नहीं कर पा रही, तो क्या होगा, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। फिर आता है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब होगा कैपेबिलिटी टू कंसीव करने की क्षमता, जो कि फर्टाइल ग्रुप कहलाते हैं, वो क्या कहलाएगा, फर्टिलिटी। फिर आता है स्टेरिलिटी। तो स्टेरिलिटी के लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो क्या कहलाता है, इसको हम हिंदी में कहें तो यहाँ पर प्रजनन असमर्थ। जैसे मैन में इम्पोर्टेंस है वैसे ही फीमेल में जो टर्म यूज़ किया जाता है वो क्या कहलाता है, स्टेरिलिटी। नेक्स्ट वन इज What is the site of preferred pain when pain is arising from the cervix? तो जब पेन आपको सर्विक्स के यहाँ से हो रहा है तो कौन सी साइट आप प्रेफर करेंगे, अपर सैक्रल रीजन, अबव द मिड इंग्वाइनल पॉइंट, एंटीरियर एंड मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ थाई या फिर लोअर सैक्रल रीजन। तो जब भी पेन सर्विक्स के यहाँ से अराइज हो रहा है तो कहाँ से है, जो कौन सा पेन कहलाएगा अपर सैक्रल रीजन पेन। कौन सा होगा, अपर सैक्रल रीजन पेन। नेक्स्ट वन इज ओमेगा साइन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ओमेगा साइन है किस टाइप के पेशेंट में देखने को मिलेगा, ऑप्शन में एनजीएस पेशेंट में, डिल्यूट पेशेंट में, नेगेटिविस्टिक पेशेंट में, फिर डिप्रेस्ड पेशेंट में। तो ओमेगा साइन है जो किस टाइप के पेशेंट में देखने को मिलेगा, तो ओमेगा साइन देखने को मिलता है जनरली डिप्रेशन के पेशेंट में। किन में देखने को मिलेगा, डिप्रेशन के पेशेंट में। तो माथे पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कुछ फोल्ड देखने को मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल क्रीज देखने को मिलती है। यहाँ पर एक इमेज के थ्रू आपको इजीली ये चीज़ है, ओमेगा साइन उसी टाइप से यहाँ पर ये देखिए आईब्रोज के यहाँ पर जो आपको साइन दिख रहा है इसको कहा गया है ओमेगा साइन। वर्टिकल रिंकलिंग बिटवीन द आईब्रोज ज्वाइंट एट द टॉप बाय हॉरिजॉन्टल क्रीज। तो यहाँ पर ये देखिए वर्टिकल तरीके से जो रिंकल्स हैं आईब्रो के बीच में और जो हॉरिजॉन्टल क्रीज के थ्रू क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहे हैं, इनको क्या कहा गया, ओमेगा साइन। और दूसरे यहाँ पर जो साइन देखने को मिलते हैं इनके लिए क्या कहा गया है, मीडियली अपवर्ड बैरागुथ साइन और ब्लैक एरो। तो ये दोनों टाइप के साइन यहाँ पे बताए हुए, ओमेगा और बैरागुथ साइन। तो ये दोनों किस में देखने को मिलते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट में। ये जो यहाँ पर साइन आपको इस तरीके से दिख रहा है उठा हुआ सा, तो जो ओमेगा का आपने मार्क देखा है, निशान देखा है, लोगो देखा है, उसी टाइप से तो किस में देखने को मिलता है, डिप्रेशन के पेशेंट में। नेक्स्ट वन इज कंप्रेशन ऑफ ब्लीडिंग कैरोटिड आर्टरी इमीडिएटली लीड्स टू।
तो कंप्रेशन ऑफ ब्लीडिंग, यदि कैरोटिड आर्टरी में ब्लीडिंग हो रही है तो क्या रीजन क्रिएट कर सकती, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, ब्लाइंडनेस, स्ट्रोक या फिर वॉमिटिंग। तो स्ट्रोक की जो सिचुएशन होती है वो कैरोटिड आर्टरी में ब्लीडिंग के कारण होती है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन डेवलप होगी कैरोटिड आर्टरी में ब्लीडिंग के कारण तो वो क्या होगी, स्ट्रोक। नेक्स्ट वन इज प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस विथ इन्वर्जन ऑफ द एंटायर वेजाइना इज टर्म्ड एज। तो यदि यूट्रस पूरी प्रोलैप्स हो जाती है विथ वेजाइना के यूट्रस पूरी वेजाइना के बाहर आ जाती है तो ये क्या कहलाएगा, नलीपेरस प्रोलैप्स, यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स, कॉम्प्लेक्स प्रोलैप्स या फिर प्रोसीडेंटिया। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोसीडेंटिया, जिसमें यूट्रस यूट्रस प्रोलैप्स होगी एंटायर वेजाइना के बाहर आपको देखने को मिलेगी। तो क्या कहलाएगा, प्रोसीडेंसिया। क्या हुआ है, प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस विथ इवर्जन ऑफ द एंटायर वेजाइना के, तो क्या टर्म यूज किया जाएगा, प्रोसीडेंसिया। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंडोजीनस एंडोजीनस डिप्रेशन। डिप्रेशन के जनरली दो टाइप होते हैं, एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस डिप्रेशन। तो यहाँ पर एंडोजीनस डिप्रेशन का यहाँ पर कौन सा साइन नहीं है। ऑप्शन में है यहाँ पर अ बेटर फीलिंग व्हेन इन सॉलिट्यूड, फीलिंग ऑफ मोर सैडनेस ड्यूरिंग द मॉर्निंग, फीलिंग ऑफ मोर सैडनेस ड्यूरिंग द इवनिंग या फिर हैविंग सुसाइडल टेंडेंसी। तो जो डिप्रेशन होता है टू टाइप का होगा, कौन सा, एंडोजीनस और एक्सोजीनस डिप्रेशन। तो एंडोजीनस और एक्सोजीनस डिप्रेशन में से यहाँ पर जो कहा गया है कि एंडोजीनस का कैरेक्टर नहीं है, तो जो एंडोजीनस डिप्रेशन का कैरेक्टर नहीं है वो क्या है यहाँ पर, वो है फीलिंग ऑफ मोर सैडनेस। क्या है, फीलिंग ऑफ मोर सैडनेस ड्यूरिंग द इवनिंग। ये किसमें देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा जो एक्सोजीनस डिप्रेशन होंगे उसमें। एंडोजीनस और एक्सोजीनस डिप्रेशन में क्या होगा कि जो एंडोजीनस डिप्रेशन होंगे इसमें पर्सन को बेटर फील होगा यदि वो अच्छे इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, उनको सैडनेस जनरली मॉर्निंग टाइम में फील होगी, सुसाइडल टेंडेंसी के ख्याल भी उनके दिमाग में आएंगे, जिसमें एंडोजीनस में। और इस टाइप के पर्सन में जनरली केमिकल का इम्बैलेंस तो होगा ही, साथ ही साथ इनमें अपने जीने की क्षमता भी वो खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जो एक्सोजीनस होते हैं वो कुछ एक्सटर्नल, किसी की लव्ड वन की डेथ हो जाए या फिर कुछ इस तरीके के कारण होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दोनों टाइप के डिप्रेशन कभी कभी पर्सन में एक सेम टाइम में भी देखने को मिल सकते हैं, एंडोजीनस और एक्सोजीनस। और जो एंडोजीनस है ज़्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू एक्सोजीनस के, क्योंकि एक्सोजीनस वाले पर्सन में जो डिप्रेशन होता है वो मेडिसिन के थ्रू ठीक हो जाता है, लेकिन जो एंडोजीनस वाले पर्सन होते हैं इनमें सीधे सुसाइड करने के थॉट्स ही दिमाग में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा डेंजर होगा एज कम्पेयर टू एक्सोजीनस के। नेक्स्ट वन इज ओडिमा इज द साइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। तो ओडिमा किस न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर का साइन है, मरासमस, क्वासियोरकर, न्यूट्रिशनल ड्वार्फिज्म या फिर अंडरवेट। ओडिमा देखने को मिलता है क्वासियोरकर के पेशेंट में, किसमें, क्वासियोरकर के पेशेंट में। जो एक डिफरेंट क्रिएट करेगा जो साइन वो क्या होगा, ओडिमा और स्वेलिंग। नेक्स्ट वन इज विलिक्स एगबॉम सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। विलिस एगबॉम सिंड्रोम है जो, और क्या नाम से जाना जाता है, डार्ट सिंड्रोम, गैंसर सिंड्रोम, क्लीन लेविन सिंड्रोम या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड